हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम प्रमुख पदाधिकारीगण जैसे कि उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष आदि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। और आज इस वीडियो में हम संसदीय समितियां से जुड़े कुल 50 विविध प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1991 ईस्वी में। ठीक, 1991 ईस्वी में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई। संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कानून बनाना और दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। ठीक, संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कानून बनाना और दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संसद की नियम समिति की सिफारिश पर। ठीक, संसद की नियम समिति की सिफारिश पर भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किया गया। देखिए, नियम समिति क्या होता है तो इसके विषय में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बता दूं कि देखिए, लोकसभा के लिए अलग नियम समिति होता है और राज्यसभा के लिए अलग नियम समिति होता है। लोकसभा में नियम समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के नियम समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कुल 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। ठीक, 12 अप्रैल 1993 को इन 17 समितियों का गठन किया गया। जुलाई 2004 में इन समितियों का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान में इन समितियों की संख्या 24 है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो देखिए, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति, उपयुक्त दोनों। ठीक, सामान्यतः संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती है और इनका कार्य कमोवेश निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियां की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? तो देखिए, उपयुक्त सभी। ठीक, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, ये तीनों ही अस्थायी समिति है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो प्रवर समिति। ठीक, देखिए, तदर्थ समिति वह समिति होती है जिसे किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अस्थायी रूप से गठित किया जाता है। ठीक, तदर्थ समिति वह समिति होती है जिसे किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अस्थायी रूप से गठित किया जाता है। प्रवर समिति भी एक प्रकार की तदर्थ समिति है जो विभिन्न विधेयकों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो देखिए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के खर्चों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। ठीक, ये जो प्राक्कलन समिति है, यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के खर्चों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है?
तो संसदीय प्राक्कलन समिति यह संसद के लोकसभा की समिति है। ठीक, क्योंकि प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के 1 सदस्य भी शामिल नहीं किए जाते। तो प्राक्कलन समिति लोकसभा की समिति है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है? तो देखिए, हम पहले जानते हैं कि प्राक्कलन समिति होता क्या है, इनके कार्य क्या होते हैं, तो फिर हम उत्तर को ढूंढ लेंगे। तो देखिए, प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना और देश की आर्थिक स्थिति पर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना है। ठीक, इस समिति का उद्देश्य बजट और वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक, तो ये जो प्राक्कलन समिति है इसका उत्तर क्या क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन बी और सी, यानी देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, और दूसरा संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने पर प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, यानी उपयुक्त बी और सी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, 1950 ईस्वी में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। यह समिति बजट प्रक्रिया को सुचारू बनाने और वित्तीय प्रबंधन के सुधारों के लिए काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक, और देखिए, इस समिति में लोकसभा द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक, ये जो लोक लेखा समिति है इसमें लोकसभा के कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य। तो लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? ठीक, देखिए, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाली कुत्ते का कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति का मुख्य काम संसद द्वारा स्वीकृत धन का सरकार ने मांग के दायरे के भीतर खर्च किया या नहीं, इसका पता लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? ठीक, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। ठीक, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो लोक लेखा समिति। ठीक, इसका सही उत्तर लोक लेखा समिति होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने और सरकारी व्यय की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो लोक लेखा समिति भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति। ठीक ना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो उपयुक्त सभी। ठीक, कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये तीनों ही क्या है कि विषयगत समितियां हैं। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति सभी विषयगत समितियां हैं। ये समितियां विशेष विषयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और संबंधित नीतियों और विधेयकों की समीक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो उपयुक्त सभी। देखिए, सिर्फ लोक लेखा समिति ही नहीं बल्कि सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये तीनों ही समितियां में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो उपयुक्त सभी। ये जो प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, इसके सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकते, यानी कोई भी कैबिनेट मंत्री इन तीनों समिति के सदस्य नहीं हो सकते। तो हमारा उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक, कि लोकसभा के लिए अपना नियम समिति होता है, राज्यसभा के लिए अपना नियम समिति होता है। लोकसभा के नियम समिति के पदेन अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के नियम समिति के पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कोई निश्चित नहीं है। ठीक, प्रवर समिति, इस समिति का गठन लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए अलग अलग तथा एक साथ भी किया जा सकता है। अलग होने की स्थिति में सदस्य संख्या 30 तथा संयुक्त होने की स्थिति में 45 होती है। संयुक्त प्रवर समिति में 30 लोकसभा तथा 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विधेयकों पर गहन विचार विमर्श करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः 20 और 10 सदस्य होते हैं। मतलब ये जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति है, इसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, यानी कुल 30 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के समितियों के सदस्य। तो संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। हमारा उत्तर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, ऑप्शन डी को देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए
तथा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। तो हमारा उत्तर डी होगा, यही सही है। ठीक, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी कि लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है। संसदीय समितियों के गठन का क्या उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी। देखिए, संसदीय समिति का क्या क्या काम होता है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, ठीक, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, यानी ये तीनों ही काम संसदीय समितियों का होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में कुल 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो देखिए, जो 17 समिति की बात की गई है, ये कब? जब समिति का गठन किया गया था, यानी कि जिस समय समिति का गठन किया गया था उस समय कुल 17 समिति थे और उस 17 समिति में से लोकसभा के अध्यक्ष कितने होते थे? तो 11, ठीक ना। उस 17 समितियों में से 11 समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 30 और 15, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करने वाली समिति है कार्य सलाहकार समिति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक ना। ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, यानी ये तीनों ही संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो हमारा उत्तर डी होगा, 1, 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? देखिए, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो लोक लेखा समिति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।